Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर सर। और मैं सबसे पहले चीमा साहब आपको आपकी पीएचडी मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए यू आर एन एसेट फॉर पाकिस्तान के पीएचडी, और वो भी इंटरनेशनल रिलेशंस में, विच इज़ वेरी रेयर एंड वेरी डिफिकल्ट। सो मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली मुबारक। बहुत मेहरबानी तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा तारड़ साहब, आज आपसे बड़ी अहम बात करनी है और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी टीम पिछले 15 दिन से एक चीज़ सेलिब्रेट कर रही थी कि इमरान खान साहब का चीन का बहुत अच्छा दौरा हुआ और इमरान खान साहब का रूस का बहुत अच्छा दौरा हुआ। लेकिन तारड़ साहब, आपको वाशिंगटन डीसी के सेटअप का बहुत अच्छी तरह पता है। आप यहाँ पे पिछले 30 साल से 35 साल से सिस्टम को बहुत अच्छा समझते हैं। आज ही अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने पाकिस्तान के नेशनल बैंक के ऊपर तकरीबन $50 मिलियन की पेनल्टी डाल दी है, क्योंकि हमें जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉस कि उन्होंने टेक केयर नहीं किया और बैंकिंग सीक्रेट एक्ट जो है, उस सीक्रेसी एक्ट जो है, उसकी खिलाफ वर्जियां की हैं। आप इसको क्या देखते हैं? क्या इमरान खान को और पाकिस्तान को, ये इमरान खान साहब ने ये जो प्लान बनाया है कि प्रो रूस होना है या प्रो चाइना होना है, इसका हमें क्या डिविडेंड फायदे मिल रहे हैं कि आज हमें अमेरिका ने हमें अलर्ट कर दिया? आप इसको कैसे देखते हैं? यह 3 पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा चीमा साहब। सबसे पहला पॉइंट टाइमिंग का, जो इस वक्त खान साहब के दौरे की टाइमिंग है वो बड़ी क्रूशल और बड़ी इंपॉर्टेंट है। बल्कि मैं समझता हूँ कि मुहर्रख जो है वो आने वाले दिनों में तारीख में किस तरह ये इसको लिखेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान की हिस्ट्री में दौरा, और उसी दिन ही यूक्रेन के अंदर, जिस तरह अभी वाशिंगटन डीसी तो ये कह रहा है कि दुनिया में 3rd वर्ल्ड वॉर का आगाज है। एक उसकी टाइमिंग, मेरे ख्याल में तो वो टाइमिंग ठीक नहीं थी। खान साहब को चाहिए था कि थोड़ा 10 सेटल हो जाती यूक्रेन की तो फिर जाते, लेकिन खान साहब अल्टीमेटली वजीर आजम हैं, उन्होंने उसके बारे में काफी सोचा होगा, प्लान बी के बारे में सोचा होगा। दूसरी, उसी हवाले से जो टाइमिंग ये जो आज सैंक्शन लगाई गई है, इसकी टाइमिंग भी क्रूशल है कि 2014 के अंदर जो खिलाफ वर्जियां हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, उसकी सजा आज ही दूसरे दिन क्यों दी गई है, इसकी अनाउंसमेंट की टाइमिंग भी है। इसके भी इशारे इसी चीज से मिल रहे हैं कि वो वेस्ट जो है वो मसल फ्लेक्स कर रहा है, और ये उनका अपना एक एहतजाज का या अपना उनका एक जो ऐसा स्टेप है जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में डिफिकल्टी ला सकता है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान फैटफ की ब्लैक लिस्ट में जाता है तो क्या चाइना और रशिया हमें उसमें से बेल आउट कराने की सलाहियत रखते हैं, हमें बचा सकेंगे, हमें सेव कर सकेंगे? तीसरा मेरा पॉइंट ये था खान साहब के हवाले से, बल्कि ये है कि वाकई वेस्ट और अमेरिका पाकिस्तान को बड़े अरसे से निगलेक्ट कर रहा है, कॉल नहीं कर रहा है। तो पाकिस्तान भी शायद ये समझता है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, इसी वजह से वो चाइना और रशिया के दौरे कर रहे हैं, ताकि उनको भी कहीं से कोई फॉरेन पॉलिसी को ऑक्सीजन मिले। लेकिन टाइमिंग इसकी बहुत गलत टाइमिंग है। इस वक्त अमेरिका जो है, बिलखसूस अमेरिका डिमोरलाइज्ड है, जख्मी है। मगरब के भी यही हालात हैं कि वो खुद कुछ ना करने की सलाहियत नहीं रखते। दोनों तरफ से सिग्नल आ चुके हैं कि वो इसका जंग में जाने की उनका प्रोग्राम नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद दूसरा जो उनके पास टूल है वो सैंक्शंस हैं, मुआशी वो अपना आपको सजा देंगे, और उसकी आज बिगिनिंग उन्होंने कर दी है मेरे ख्याल में, और आने वाले दिन डिफाइन करेंगे कि क्या होता है। खान साहब का नैरेटिव एज ए प्राइम मिनिस्टर तो वो बड़ा कहते रहे कि मैं ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन खान साहब आप जहां भी जाते हैं, आप उनसे पैसे लेते हैं तो अल्टीमेटली उनकी कंडीशंस होंगी, आपको उनके साथ, उनकी फॉरेन पॉलिसी के साथ अलाइंड होकर चलना पड़ेगा। या वाशिंगटन डीसी इस वक्त सोच रहा है कि आपका दौरा जो है वो चाइना ने करवाया है, बल्कि आपका जो आरटी पे इंटरव्यू था उसमें आपने खुद इस चीज को तस्लीम किया है कि आपका ये चाइना दौरा जो रूस का है, इट वाज अरेंज्ड बाय चाइना। तो ये वाशिंगटन डीसी के लिए दे आर वाचिंग इट वेरी क्लोजली, क्योंकि इस वक्त जब से अफगानिस्तान से अमेरिका वहां से निकला डिमोरलाइज होके, दे आर अपना उनका आप देख लें कि वो इंडो पैसिफिक में किस तरह एक्टिव हैं, यूक्रेन के अंदर उनके क्या इश्यूज हैं।
अल्टीमेटली दिस इज वरीसम, और इस वक्त दे आर वाचिंग पाकिस्तान वेरी क्लोजली, और उसका पहला उन्होंने जो स्टेप लिया है, जिस तरह आपने फरमाया कि $50 मिलियन का जो है जुर्माना। अच्छा तार साहब, एक बड़ी अहम बात है और वो ये है, जब इमरान खान साहब अभी इस्लामाबाद से चले नहीं थे तो पाकिस्तान में दो ग्रुप थे। एक ग्रुप तो ये कह रहा था जी कि इमरान खान साहब को जो है वो चाइना और रशिया से ताल्लुक बनाने चाहिए, जैसे आपने खुद कहा कि जी वेस्ट हमें लिफ्ट नहीं करा रहा तो कोई बात नहीं है। एक ग्रुप ये कह रहा था कि इमरान खान साहब सियासी शहीद होने जा रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब डोमेस्टिकली डिलीवर नहीं कर पाए, मुआशी चैलेंजेस हैं। तो इमरान खान साहब की जो लॉबी है या उनका जो ग्रुप है या उनकी जो पार्टी है और उनका जो लाइक माइंडेड मीडिया है, क्योंकि आपको पता है तारड़ साहब के इमरान खान साहब बहुत ज्यादा मीडिया इस वक्त इस दफा अपने साथ रूस लेके गए थे, और ये कभी तारीख में नहीं मिलता कि इतने सहाफी और मेन स्ट्रीम एंकर जो हैं वो इमरान खान के दौरे को एयरपोर्ट से कवर करना शुरू हो गए। तो बेसिकली एक ग्रुप ये कह रहा है कि इमरान खान सियासी शहीद होना चाह रहे हैं क्योंकि उनको पता था अमेरिका ने, यूरोप ने इनको सैंक्शन करेगा या किसी न किसी तरीके दबाव बढ़ाएगा। सैंक्शन बेशक ना करे लेकिन दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो इमरान खान ये कह सकते हैं जी कि देखें, मैं तो चीन और रूस के करीब होना चाह रहा हूं और मुझे मगरब सजा दे रहा है, मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, मुझे उसकी सजा मिल रही है। और इमरान खान साहब अपने सियासी मकसद के लिए पाकिस्तान का भी नुकसान कर रहे हैं। आप इसको किस एंगल से देखते हैं? क्या इमरान खान साहब इसी तरह यही लाइन ले रहे हैं? इसके बारे में मेरा जो दिमाग या मैं सोच रहा हूँ, खान साहब के जो एडवाइजर हैं वो इतने दूर अंदेश नहीं है। खान साहब ने जाने से पहले मीडिया के हवाले से अगर सोचा जाए तो जो पीका ऑर्डिनेंस का हवाला उन्होंने इन्फोर्स किया, वो एक मेरे ख्याल में सहाफत का गला बंद करने की कोशिश है, गला काटने की कोशिश की गई। और उसके बाद जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर उसको रोका, तो मेरे ख्याल में तो इस खान साहब के लिए वो एक ब्लंडर था। दूसरा, ये जो आप कह रहे हैं कि खान साहब वहां जाएंगे, तो खान साहब के साथ जो रूलिंग एलीट है वो तो पहले सारे फॉरेन नेशनल है, वो तो फौरन आराम से, वो पहले मैंने बताया वन वे फ्लाइट वाले हैं, वो तो सारे लंदन चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, अमेरिका आ जाएंगे। मार तो पाकिस्तान खाएगा। अगर सोचा जाए, अगर पाकिस्तान फेडअप की ब्लैक लिस्ट में जाता है तो रूलिंग एलीट का नुकसान नहीं है, वो तो उनके सबकी जायदादें और अकाउंट तो सारे बाहर हैं, मार तो खाएगा पाकिस्तान। अच्छा, अगर ब्लैक लिस्ट में नहीं भी जाता फाटक की, तो आने वाले दिन, इस वक्त जो रशिया जो कुछ कर रहा है यूक्रेन में, उसका पहला इंपैक्ट ये है कि आपके पेट्रोल की प्राइसें बढ़ रही हैं। इस वक्त $100 का बैरल तो पहले चल रहा है, ये 150 पे जाने वाला है विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो पाकिस्तान के ऊपर एक महंगाई का तूफान आने वाला है। और दूसरा, उसके बाद आपका स्टेट बैंक भी इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके बाद आप IMF के आप तारों में बंधे हुए हैं, और आपके फाइनेंशियल हालात ये है कि आप लोगों को कह रहे हैं कि हमारे बैंकों में आके सोना जमा कराएं, और आप इस तरह आपके माशी हालात तो कोई ढके छुपे है नहीं है। लेकिन इन सारे सर्कमस्टांसेस को देखा जाए तो आपको रशिया जाना चाहिए था इस टाइमिंग पे। खान साहब को एडवाइजर मेरे ख्याल में कोई ज्यादा मेच्योर नहीं है, कुछ जज्बाती फैसले करते हैं या किसी जल्दी में है। ये लग रहा है कि चाइना से आके फौरन रशिया जाना चाह रहे थे। आज खान साहब के एक एडवाइजर ने एक और छोड़ी ये बात कि खान साहब वापस आके यूरोप के दौरे में जाना चाह रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में बाहर के मुल्कों में तब जाया जाता है, बाइलैटरल रिलेशनशिप तब होते हैं जब आपके पास देने के लिए कुछ हो। अगर सोचा जाए तो इस वक्त के ब्लंडर में, रशिया के ब्लंडर आप थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि जी हम पाइपलाइन के लिए जा रहे हैं। पाइपलाइन कैसे बनाएंगे जब रशिया खुद सैंक्शंस के अंडर आ गया? किस तरह बनेगी वो? और उसके बाद अगर देखा जाए तो आप स्टील मिल और दूसरे जितने तरक्याती मंसूबे आप पाकिस्तान में आके लोगों को बताना चाह रहे हैं जो हम रशिया से लेकर आए हैं, रशिया तो खुद सैंक्शंस के नीचे आ रहा है। और उसके बाद अगर आप खुद इस तरह के किसी ब्लैक लिस्ट में आते हैं तो ना बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आ सकेगा ना जा सकेगा। आप किस तरह करेंगे सारा कुछ ये मैनेज? ये मेरी समझ से बाहर है। इस वक्त इन हालात में दो चीजें मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है 3-4 एंगल से। चाइना से पैसे बनाने की कोशिश की जा रही है इंडिया के साथ दुश्मनी की वजह से, उसको एग्जैजुरेट करके वहां से पैसे। अब रशिया के पास गए हैं अमेरिका की दुश्मनी को एग्जैजुरेट करके ताकि उनसे पैसे कोई बन सके। देखिए, खान साहब अगर सोचा जाए तो पुतिन साहब को खान साहब में क्या नजर आ रहा था? सिर्फ एक चीज नजर आ रही थी कि इस्लामिक एटॉमिक पावर का बंदा इतने कड़े वक्त में, जबकि वेस्ट और अमेरिका हालते जंग में है, वो मुझसे मिलने मॉस्को आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो इसके अलावा तीसरी चीज तो खान साहब के पास चीज ही कोई नहीं कि उनको कोई ऑफर कर सके।
अगर अगर एक और मैं सोचता हूं, यहां पे कई लोगों ने ये भी गीत आते खान साहब ने गाने हैं कि हमने दफाई अपनी चीजें जो है वो रशिया से लेंगे। भाई किस चीज से लेंगे? आप 2 कलाशनकोव अगर वो आपको दे दो, आप कैश पे नहीं ले सकते उनसे। ट्रेड में आप चमड़े की जैकेटों के अलावा कुछ भी एक्सपोर्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। वहां पे आप कितनी जैकेटें बेच लेंगे रशिया में? आप देखें, खुद सोचें कि बाइलैटरल रिलेशनशिप तो आप किसी मुल्क के साथ रखने की सलाहियत ही नहीं रखते आप। तो इसके इन चीजों में इतना एक फ्लीट लोगों का लेके जाके एक गरीब मुल्क जिसके हालात ये हैं कि आप लोगों को कह रहे हैं कि सोना जमा कराएं बैंकों में आके, वो इतने लल्ले तलल्ले अफोर्ड कर सकता है कि 300-300 बंदों का जुलूस लेकर आप जाके लोगों से खैरात मांगे? ये मेरी समझ से बाहर है। और इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस में, जबकि दुनिया में 3rd वर्ल्ड वार होने को तैयारी उसकी हो चुकी है, ऑलमोस्ट हो रही है, 60 फौजी, 50 उनके फौजी यूक्रेन के और 10 सिविलियन मर चुके हैं, कई जहाज गिर रहे हैं, रशिया नेवी सी के जरिए भी पहुंच चुका है यूक्रेन में, और इस वक्त यूक्रेनियन जो है भाग भाग के पोलैंड में जा रहे हैं। 20,000 इंडियन स्टूडेंट वहां फंसे हैं, उनकी फिक्रें चल रही हैं, पाकिस्तानी कई फंसे हैं वहां यूक्रेन में। आप वहां पे जाके बात, और मैं यहाँ पे एक और आपके देखने वालों को बात बताना चाहूंगा, मेरे लिए एक बहुत बड़ा आई वाज वेरी सरप्राइज। इस वक्त यूक्रेन के जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं, उनका नाम है मेजर जनरल इजराइल। उन्होंने जाके यूक्रेन को मैसेज ये दिया है कि पाकिस्तान इज स्टैंडिंग विद यू। वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर जाके पुतिन के साथ खड़ा है। और इसके पहले की स्टेटमेंट देख लें कि चाइना में जाके स्टेटमेंट दी गई है कि हम चाइना और अमेरिका के आपस में रिलेशनशिप ठीक कराएंगे। अब वो देखें, अमेरिका आपकी कॉल नहीं लेता, बाइडेन आपको कॉल नहीं करता, CPEC आपका बंद पड़ा है, चाइना आपसे नाराज है, दोनों कंट्रीज आपके साथ नाराज है, और आप कहते हैं कि हम आपकी सुलह करा देंगे। पहले अपनी सुलह तो कर ले उनके साथ। तो मैं बिल्कुल वॉशिंगटन DC, बल्कि मैंने आपको बताया कि आपने ना सिर्फ 25 करोड़ मुसलमान पाकिस्तानी नर्वस कंफ्यूज्ड है, वॉशिंगटन DC बेचारा परेशान है कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा दरअसल एक बड़ी अहम बात बताएं कि इमरान खान साहब, ये बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट था। वो मोमेंट जब इमरान खान साहब रूस एंटर हुए हैं, पुतिन साहब ने ऐलान कर दिया कि वो यूक्रेन पे चढ़ाई कर रहे हैं। आज पता चला है कि पुतिन साहब ने कॉल की है नरेंद्र मोदी को, और वो जो कॉल है, जाहिर बात है वो क्योंकि इंडिया को वो समझते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका का, उन्होंने कॉल की है क्लैरिफाई करने के लिए अपनी पोजीशन कि जी हमने ये हमला क्यों किया, या हमारे इसमें क्या नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। जो भी सारी बातें दोनों ममालिक के हिस्टोरिकल मामला था, हम उसमें नहीं आते, लेकिन ये बताएं कि इमरान खान की मौजूदगी मॉस्को में, और आपने देखा कि इमरान खान साहब जिस तरह मिले हैं पुतिन साहब को, ना उनके चेहरे पे स्माइल थी, ना उनके चेहरे पे स्माइल थी, दोनों ऐसे जैसे कोई पता नहीं किसी परेशानी में इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। तो इमरान खान साहब की मौजूदगी में उन्होंने हमला कर दिया, और पुतिन को, मोदी जी को कॉलें करके वो कह रहे हैं कि हम तो अपनी सफाइयां दे रहे हैं या बता रहे हैं, अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं। सो आप पाकिस्तान और इंडिया का इस कॉन्फ्लिक्ट में या इस सिचुएशन में कैसे देखते हैं? इस सिचुएशन में कैसे रोल आइंदा मुस्तकबिल में देखते हैं इंडिया का, खास करके क्योंकि पाकिस्तान की तो मौजूदगी में उन्होंने हमला कर दिया, जो हमारी जो है वो एक हमारे लिए चैलेंज बन गया, हमारे डेलीगेशन के लिए वहां पे। मैं समझता हूं कि भारत ने बड़े अच्छे तरीके से अपने कार्ड्स खेले फॉरेन पॉलिसी के। आज सऊदी अरेबिया के हाई मिलिट्री ऑफिशियल का दौरा, उसके बाद उन्होंने S-400 इंडिया से लिए, टर्की से ड्रोन लिए, राइफल लिए उन्होंने जहाज, अमेरिका से अभी वो ड्रोन लेने की भी बातें चल रही हैं उनकी। और ये सारे देखें, मैंने पहले आपको अर्ज किया था, इंडिया के साथ कंपेयर करना पाकिस्तान की चीजों को, ये बहुत बड़ी गलतफहमी होना ही नहीं चाहिए। वो जहां जाते हैं एज ए कस्टमर जाते हैं, हम जाते हैं वहां से लेने जाते हैं पैसे, हम खैरात मांगते हैं। उनकी गंदम अफगानिस्तान पहुंच रही है, आपने कुछ भेजा, आप भेजने की सकत रखते हैं वहां पे। अब उनके रिलेशनशिप को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना एक ज्यादती, पहले तो नंबर पर ये है। और दूसरा, पाकिस्तान को मेरे ख्याल में लीडर ऐसा चाहिए था जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देता, अपनी इंपोर्ट कम करना, अपनी प्राडो लैंड क्रूजर, अपने आईफोन, अपने लल्ले तलल्ले बाहर से इंपोर्ट करना बंद करते और एक्सपोर्ट कोशिश करते कि पाकिस्तान के अंदर कोई चीज मैन्युफैक्चर करें। खान साहब हमेशा हर जगह कहते हैं कि मुझे वेस्ट को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं, मैं इंडिया को इंडियंस से ज्यादा समझता हूं, मैं इस्लाम को सबसे ज्यादा समझता हूं। तो खान साहब को यह नहीं पता कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है, आपके किसान इस वक्त खाद के लिए तरस रहे हैं, आप अपनी गंदम और चीनी स्मगल कर देते हैं, फिर महंगे दामों इंपोर्ट कर लेते हैं।
खान साहब के टेबल के ऊपर जितने इनके मशीर बैठे हैं जो शुगर माफिया में इन्वॉल्व थे, 200 अरब रुपया उन्होंने खाया है। खान साहब ने उनके बारे में कोई बात की है? खान साहब पैसा लेने जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि पीका के जरिए उन्होंने सहाफियों का कत्लेआम शुरू कर दिया, लेकिन करप्शन के लिए ऑर्डिनेंस पास क्यों नहीं करते? देखे ना, अगर 25 करोड़ लोग जो हैं वो फेक न्यूज दें तो बेलेबल ऑफेंस उनका, नॉन बेलेबल, नॉन वारंट 6 महीने जेल, 5 साल सजा। तो करप्शन पे खान साहब के आरटी को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, ओक्साना जो थी जर्नलिस्ट आरटी की, खान साहब ने वहां बैठ के भी बात की है कि 1.5 ट्रिलियन जो है वो लंदन वाले ले जाते हैं। खान साहब तो आप रोकते क्यों नहीं है? आप पावर में हैं। आपने नवाज शरीफ की प्रॉपर्टियों की बात की है, तो जो आपने एनआरओ जरदारी को दिया उसकी बात क्यों नहीं करते? जरदारी साहब की करप्शन की कोई स्टोरी नहीं है आपके पास। आज आप भूल गए उनकी स्टोरियां, लेकिन जब आप ट्रेलर पे थे उस वक्त तो आप बहुत करते थे बातें उनकी। एक रिश्वत आपने जायज कर दी, एनआरओ दे दिया, दूसरी की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, तीसरा 1.5 ट्रिलियन वेस्ट लंदन वाले आपको इन्विटेशन भेज के पैसा मंगा रहे हैं। आपके खुद दोस्त आपके जाते हैं, आपकी कैबिनेट, आपके सारे, तो आपने आज तक जितना पैसा पीटीआई का, शौकत खानम का बाहर से लेकर गए आप। तो अगर आपका अपना बच्चा खराब हो, पहले कई दफा है तो मिसाल बहुत गंदी, अगर आपका अपना बच्चा सिगरेट पे लग जाए तो आप सिगरेट बेचने वाले के कपड़े फाड़ देंगे आप? अपने बच्चे को पकड़े आप। आपके एयरपोर्ट से हरीम शाह अगले दिन उठ के लेके गई है थैले भर के पाउंडों के, उसको क्यों नहीं रोक सके आप? तो आप जाके कहते हैं लंदन वाले अपने शहर को आग लगा लें, न्यूयॉर्क वाले वो बंद कर दें कानून। खान साहब अपने घर में अपना होमवर्क क्यों नहीं करते आप? अपने कवानीन को टाइट क्यों नहीं करते? अपने जर्नलिस्टों को तो पकड़ सकते हैं आप, लेकिन अपने करप्शन वाले दोस्तों को नहीं पकड़ सकते। ये डबल स्टैंडर्ड है खान साहब, ये दुनिया देख रही है। अच्छा ताड़ साहब, ये अब जो सिचुएशन बन गई है, अब आप इसमें वॉशिंगटन डीसी में, मैं जब आपसे मिला हूं उसके बाद आपसे बड़ी मुलाकातें हुई, आपके दोस्तों से मुलाकातें हुई, तो पता ये चला कि पाकिस्तान चीनी ब्लॉक में चला गया। और अब पता चल रहा है हम रूसी ब्लॉक में भी हैं। और चीन और रूस, आपको पता है जिस तरह चीन जो है उसने रूस की इस इन्वेजन के ऊपर रूस के साथ दिया उन्होंने, बल्कि उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, अगर उसमें शिफ्ट आई है, तो ये अवाम को क्यों नहीं बताया जाता कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट आ चुकी है? और या पार्लियामेंट में इस पे क्यों डिस्कशन नहीं होती? पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इस पे बात नहीं करती कि ये इतनी बड़ी जो शिफ्ट है, जिसको इमरान खान साहब अपनी जाती शायद फतह समझना चाहते हैं कि मैं ये करने लगा हूं और मैंने अमेरिका को नो कर दिया। और खान साहब, इसमें एक रेफरेंस में तारड़ साहब देना चाहता हूं कि खान साहब क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से जीते हैं, तो खान साहब, और आपको पता है अफगानिस्तान में जंग रही है और पख्तूनों के अंदर एक खास किस्म का गुस्सा है अमेरिका के बारे में। यह भी फैक्टर आ रहा है कि इमरान खान साहब उस पख्तूनों के गुस्से को कैश इन करना चाहते हैं 2023 के इलेक्शन के अंदर, क्योंकि अमेरिका जो है वो पठानों को, पख्तूनों को मारता रहा है, वो भले अफगानिस्तान में हो, ड्रोन हमारे केपी में होते रहे। तो खान साहब उस चीज को कर रहे हैं। ये बताएं हमें, ये अपने जाती इलेक्शन जीतने के लिए फॉरेन पॉलिसी का जो ब्लेंडर कर रहे हैं, उसमें अवाम को क्यों नहीं बताते तारड़ साहब? अवाम को इस काबिल भी नहीं समझते। वो जिस तरह उन्होंने जवाब दिया, 2-3 दफा उन्होंने कहा कि मैं घटिया लोगों की बातें सुनने के लिए आया था। कई दफा उन्होंने खुद फरमाया कि मैं तब्दीली इसलिए ला सका कि ये लोग तब्दीली के लिए तैयार नहीं है, या इतनी जल्दी तब्दील नहीं हो सकते। खान साहब का अपने अवाम के लिए कोई इतनी अच्छी राय नहीं है उनकी। दूसरा, खान साहब को मैं ये बताऊंगा कि अमेरिका का गुस्सा निकालना है तो अमेरिका पे निकालें, पाकिस्तान पे ना निकालें, क्योंकि पाकिस्तान सफर करेगा। अभी जो 150 रुपए पे बैरल जाना है, पाकिस्तानी मरेंगे उसमें जाके। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो कुछ भी ड्रामा हो रहा है ना, वो सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि चाइना और रशिया अमेरिका के खिलाफ एक अलायंस बना रहे हैं और पाकिस्तान उसको कैश करना चाहता है। सिर्फ इसकी सिंपल स्टोरी ये है। उसकी वजह यह है कि आपने देखा पुतिन गए हैं, पुतिन साहब ने चाइना जाके उनसे ग्रीन सिग्नल लिया, अब ये कर रहे हैं, और एक ग्रीन सिग्नल उनको दिया है कि आप इस ताइवान पे चले जाए, हम यूक्रेन में जा रहे हैं। ये दोनों इकट्ठे हैं, दोनों इकट्ठे एंटी अमेरिकन है। तो पाकिस्तान समझता है कि उनके लिए शायद एक विंडो खुल के दरमियान में और वो कैश कर लें। लेकिन खान साहब, इसके लिए आप, मेरे ख्याल में आपके पास प्लान बी मस्ट होना चाहिए कि अगर आप माशी तौर पे आपको कोई वेस्ट या मगरब या अमेरिका को सजा देने के लिए आता है फील्ड में, तो आपके लिए आपका प्लान बी है आपके पास। आपको रशिया और चाइना रेस्क्यू कर सकेगा। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से
खास रशिया जो है थोड़े बहुत इशारे दे रहा है पाकिस्तान को कि हम आपको पेट्रोल गैस देंगे, पेट्रोल देंगे और हो सकता है फाइनेंशियल एड भी दें, लेकिन ये अभी तक ये इट्स नॉट कंफर्मेबल येट। लेकिन मेरे ख्याल में इस पे ठोस अभी स्टेप्स की जरूरत है। देखें रशिया आने वाले दिनों में खुद किस तरह सर्वाइव करता है अंडर सैंक्शंस। तार साहब आखिरी सवाल आपसे करना है और वो ये है, आपने ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन को बड़े करीब से देखा, बल्कि आप उनकी कैंपेन में हिस्सा रहे ट्रंप साहब की, और मुस्लिम्स फॉर अमेरिका के बैनर तले आपने ट्रंप साहब को और अमेरिका को सपोर्ट किया। मुझे ये बताएं कि अभी जो अमेरिकी पॉलिटिक्स है बाइडेन साहब के इरा में, जो ग्लोबल ऑर्डर है, क्या आप उसको बदलता देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि अमेरिका जो है वो कुछ नहीं कर सकेगा अगर रूस सारा यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर ले, चीन ताइवान के ऊपर जो है वो चीजें चेंज कर ले, वो जो साउथ चाइना सी है उसमें तब्दीलियां कर ले, और वो जो लार्जर माहौल वहां पे बन रहा है, रूस और चीन अगर अपनी मर्जियां करते हैं, तो आपने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ग्लोबल ऑर्डर में कोई रोल प्ले करते देख रहे हैं, या कि आप समझते हैं कि ये सिर्फ जो है वो सैंक्शंस की बात करेंगे लेकिन मिलिटरीली कोई अपना रोल प्ले नहीं करना चाहते? ग्लोबल ऑर्डर को कैसे देख रहे हैं अभी इस वक्त? देखिए, आज रशिया और चाइना जो कुछ भी कर रहा है वो अमेरिका को कैलकुलेट करके कर रहा है। ये आजकल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी दुनिया के लिए खुली किताब है। उसकी वजह यह है कि बाइडेन साहब बराक ओबामा के साथ वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और उन्होंने जो देखा था ओबामा पीरियड में कि ही इज नॉट अ फाइटर। डेमोक्रेट पार्टी इज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नेटो और प्रोटेक्टिंग देयर एलाइज। उसके पास उनकी हिस्ट्री मौजूद है। पुतिन जो है उनकी, मैं जो मेरी नजर में मेरी जो असेसमेंट है, नॉट ओनली ही इज अ हार्डकोर नेशनलिस्ट रशियन, दूसरा केजीबी उनकी सारी ट्रेनिंग है और मैं समझता हूं बहुत अपने कंट्री के लिए इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। वो हर चीज उन्होंने प्रेडिक्ट कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये जो आजकल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है ये जंग के काबिल ही नहीं है और स्टेबल भी नहीं है। इनको पूरे अमेरिका की सपोर्ट भी हासिल नहीं है। ना सिर्फ रशिया इसको अब्यूज कर रहा है, चाइना भी अब्यूज कर रहा है और मजीद करेगा। ना सिर्फ ये यूक्रेन में नहीं जाएंगे बल्कि अपने एलाइज को सपोर्ट करने की, प्रोटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। ये जब चाइना जाएगा, ताइवान इसी पीरियड में जाएगा और आप देखते रहेंगे ना यूरोप कुछ कर सकेगा और ना अमेरिका कुछ कर सकेगा। अब ये चेंजेस कब आनी है? ये चेंजेस आनी है इस मिड टर्म इलेक्शन में अमेरिका के अंदर, कि हाउस में से एक हाउस या दोनों हो सकता है रिपब्लिकन चले जाएं। तो वो मैं यहां पे ये आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी दोनों के मैंडेट अलग हैं, इनकी आइडियोलॉजी अलग है। जब रिपब्लिकन पार्टी आती है पावर में तो वो पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करती है। जब पेंटागन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है तो फॉरेन पॉलिसी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब लार्जर आर्मी, जिस तरीके से मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था वी विल अचीव पीस विद स्ट्रेंथ। उसका मकसद यह था कि हम पीस में इंटरेस्टेड हैं लेकिन हमारी अपना एक तशख्खुस है, हमारा रोल ऑफ अ सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट, तो वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करते थे। तो उसके साथ ही देखा आपने होगा कि जब तक एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट बैठा रहा है 4 साल, ये दोनों ममालिक रशिया और चाइना अपनी अपनी बाउंड्रीज के अंदर थे। जो ही रिपब्लिकन प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस से निकलता गया, वो दोनों अपनी क्रीज से बाहर आके खेल रहे हैं और खेलते रहेंगे। और अमेरिका जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं करेगा, ना वो करने की सलाहियत रखता है क्योंकि विल ही नहीं मौजूद। और दूसरा, अमेरिका इज गोइंग थ्रू देयर ओन पॉलिटिकल क्राइसिस। ये अगला रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आएगा तो वो वैक्यूम फिल करेगा लीडरशिप का, नॉट ओनली विद इन द यूएसए बट इन द वर्ल्ड एज वेल। Thank you very much, Tarak साहब, फॉर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल शिफ्टिंग ग्लोबल ऑर्डर, और ये जो आपने इमरान खान साहब के जो विजिट के हवाले से और जो अमेरिकन जो सेंट्रल बैंक है उसकी जो सैंक्शंस लगी हैं नेशनल बैंक के हवाले से हमें अपना तजिया दिया। बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर। पाकिस्तान जिंदाबाद।